नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं हमें। और इसी सपोर्टिंग के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 7 में लगी हुई कहानी अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य कहानी जैनेन्द्र द्वारा रचित एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मार्मिक कहानी है, जो दिल को दहला देने वाली कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं। जैनेन्द्र का जन्म 1905 ईस्वी में होता है और अपना अपना भाग्य जो कहानी है वो वातायन कहानी संग्रह में संग्रहित है और इसका जो प्रकाशन होता है वो कहानी संग्रह 1930 में होती है। इसमें यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि समाज में हो रहे इंसानियत को कैसे आदमी एक प्रकार से इग्नोर करते जा रहा है। खुद विकसित हो रहा है या देश भी विकासशील हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ईमानदारी, सच्चाई और उसका जो एक इंसानियत की जो पहचान होनी चाहिए वो पूरी तरह से समाप्त होती जा रही है। तो यहाँ पर वही जैनेन्द्र इस कहानी के माध्यम से यह दिखाना चाहते हैं कि समाज में गरीब और लाचार बालकों का शोषण कैसे किया जाता है और समाज के माध्यम से, मतलब समाज के शोषण से उनका देहांत हो जाना इस कहानी में दिखाने का प्रयास किया गया है। जैनेन्द्र की अगर प्रमुख कहानियों की संग्रह अगर हम देखें तो आएगा फांसी 1929 में प्रकाशित होती है, नीलम देश की राजकन्या 1933 में, वातायन 1930 ईस्वी में, दो चिड़ियाँ 1935 में, एक रात 1934 में, पाजेब 1942 में और जय संधि 1949 में प्रकाशित होती है। ये जैनेन्द्र की प्रमुख कहानी संग्रह है जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अब कहानी की ओर हम लोग रुख करते हैं और आज की हम लोग कहानी पर लाइन बाय लाइन अध्ययन करेंगे और जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम सभी नोट करते जाएंगे ताकि एग्जाम के समय हम लोग उसको भली भांति रिवीजन करने में सहायता मिल सके। जैनेन्द्र कुमार कहानी शुरुआत होती है एक ऐसी कहानी जिसमें समाज को पर व्यंग किया गया है, समाज के ऊपर व्यंग किया गया है। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ गए। यहाँ से ये कहानी स्टार्ट होती है। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। कहाँ की? नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नैनीताल शब्द का नैनीताल जगह का वर्णन इसमें किया गया है। रुई के रेसे से भाप बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। मतलब उसके ऊपर चारों तरफ से वो जो उसके बादल हैं वो चारों तरफ से इधर से उधर मंडरा रहे थे, घूम जा रहे थे। अब उसका जो वर्णन है इसमें दिखाता है कि हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद, फिर देर में अरुण पड़ जाते, मतलब लाल पड़ जाते। उसका जो बादल का जो रंग है वो कभी कभी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। मतलब एक जो लेखिका है, जो लेखक है, उसके साथ ये इसका वर्णन करते हैं कि नैनीताल का जो परिधान है, जो पर्यावरण है, उसके साथ वो कैसा है वहाँ पर। तो मानो वहाँ उसके साथ क्या करना चाहता है, खेलना चाह रहा हो। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था। कहाँ? पोलो वाला मैदान उसके पीछे पड़ा हुआ था। सामने अंग्रेजों का एक प्रबोध गृह था जहाँ सुहावना रसीला बाजार है ना, और पार्श्व में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल। वहाँ का जो पूरी तरह वातावरण है उसको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। आगे कहता है इसमें कि ताल में किश्तियाँ अपने सफ़ेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर वहाँ से क्या करता है, गुजरता है। वहाँ से यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थी।
कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों को, इंपॉर्टेंट है, मानो शर्त बांधकर सरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले सधैर्य एकाग्र एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे, मतलब बैठ के कहीं अपना सोच मंथन कर रहे थे। पीछे पोलो लान में बच्चे किलकरियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। मतलब ये जो दिखा रहा है नैनीताल का एक ऐसा परिदृश्य जहां पर अमीरों के पास, पैसा के पास सुख सुविधाओं का भरपूर आनंद है, लेकिन वहां पर उसके पीछे जो घटना घटित होती है गरीबों के साथ, वो इसको अब धीरे धीरे दिखाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, उसको सामने लाने का कोशिश की जा रही है। शोर मारपीट गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था, मतलब अक्सर वहां पर खेल कूद मारपीट हुआ भी करती थी। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना वे बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विधा लाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता न थी, बीते का ख्याल ना था। वे शुद्ध तत्काल ऐसे प्राणी थे, वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। मतलब वहां पर जो घटना घट रही थी उस चीज से वह भली भांति वहां पर वाकिफ थी। सड़क पर वे नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ थी, और जा रहा था। उसका ना और था ना छोर, मतलब वो एक प्रकार से वो अकेले पड़ गया था वो लड़का। मतलब वो दोनों जो इस कहानी के माध्यम से यहाँ पर वर्णन होने वाला है। आगे कहता है कि प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता है ना। इसका जो प्रवाह है, कहाँ जा रहा था कहाँ आ रहा था, इसका कोई अता पता नहीं है। सब उम्र के सब तरह के लोग उसमें थे, मानो मनुष्यता के नमूने का बाजार सजकर सामने से इटलाता निकलता जा रहा था, मतलब निकलता जा रहा हो। मतलब सब प्रकार के वहां पर आदमी हैं, गरीब अमीर, छोटा बड़ा, गोरा काला, हाँ सब प्रकार के। लेकिन वहां पर जो एक ईमानदारी की, जो इंसानियत की जो पहचान होनी चाहिए, वहां पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही थी। अधिकतर गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे, मतलब अधिकतर अंग्रेज उसमें मनुष्य था। और चित्रों से सजे घोड़ों की बाग थामे हुए पहाड़ी पर उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया था। देखिए, प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया था, और जो बड़ी तत्परता से तुम हिलाना सीख गए थे। मतलब वो ईमानदारी क्या होती है, प्रतिष्ठा क्या होता है, मान क्या होता है, उसको भूल करके आगे बढ़ गया था। और जो एक इंसानियत की जो इंसानियत पहचान होनी चाहिए, वो पूरी तरह से उसको भूल चुके थे। भागते खेलते हंसते शरारते करते लाल लाल अंग्रेजे बच्चे थे, पीले पीले आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल में थे। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे, जो बुजुर्गों को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपदा के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। ये उनका क्या था, उस क्षेत्र का माहौल था कि कैसे वहां पर सब प्रकार के आदमी थे, लेकिन वो जो एक मददगार वाला होने चाहिए वो वहां पर बिल्कुल भी ना दिखाई दे रही थी। अंग्रेज रमणियां थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें ना चलने में थकावट आती थी, ना हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी, और घोड़े के साथ ही साथ जरा सी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोड़ी भी फटकार सकती थी। मतलब आपस में बाकझक हो सकती थी, बातचीत में लोग गाली गलौज कर लेते थे। वे दो दो तीन तीन चार चार की टोलियों में निशंक मतलब बिना शंका किए हुए निरापद इस प्रवाह में मानो अपने साथ जानती हुई सड़क पर जा रही थी। उधर हमारी भारत की कुलक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी के कई तहों में सिमट कर लोकलाज, अस्तित्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी धरती में आंख गाड़े कदम कदम आगे बढ़ रही थी। मतलब हमारी जो देश की जो स्त्रियां हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी लोक लज्जा को, गरिमा को बनाए रखते हुए
आगे उस जगह से आगे बढ़ रही थी। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था। क्या था? भारतीयता का एक नमूना था। अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजी दा पुरुषोत्तम भी थे। मतलब उसमें अंग्रेज पुरुष भी थे जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज देखकर आंखें बिछा लेते थे और दुम हिलाने लगते थे। मतलब अंग्रेज के सामने, बड़े आदमी के सामने एकदम कुत्ता के जैसे उसका दुम हिला हिलाकर उसको मतलब उसमें अपनत्व दिखाना शुरू कर देते थे। वैसे भी अकड़ कर चलते थे, मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलन का उन्हें अधिकार मिल गया हो। मतलब उसको ऐसा चलता था, इतना घमंड के साथ चलता था कि लगता था कि भगवान ने उसको मतलब उसी के साथ ही, घमंड के साथ ही पैदा किया हो। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाड़ा गया हो, अंधकार गाड़ा गया, बादल सफेद हो गए, मनुष्य का वह तांता सा एक एक कर क्षीण हो गया है ना। इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के बैठे बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भी भीग गए। पीछे फिर कर देखा, या लाल बर्फ की चादर बिल्कुल स्तब्ध और सुन पड़ गया था। मतलब वो ठंडा का समय था, जिसमें से वो दोनों का जो स्थिति था वो थोड़ा सा, वो अब कोट वगैरह भीग करने जाने के कारण उसका ठंड बढ़ जाता है। आगे इसमें दिखाता है कि कैसे सब सन्नाटा था। मतलब धीरे धीरे जब ठंडा आगे और बढ़ने लगता है तो उसमें क्या होता है कि एक ठंडापन आना शुरू हो जाता है और उसके साथ ही तल्ली तल्ली लाल की बिजली की रोशनियाँ, कहाँ? तल्ली लाल की बिजली की रोशनियाँ दीप मालिका सी जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैली हुई प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंब हो रही थी। मतलब इतना रोशनी बढ़ गया था कि चारों ओर उसका जल का एकदम बिंब दिखाई दे रहा था, छाया दिखाई दे रही थी। दर्पण का कांपता हुआ, लहरें लेटता हुआ वह जल प्रतिबिंबों का 100 गुना, 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। मतलब चारों ओर फैला हुआ था। पहाड़ों के सिर पर रोशनियां तारों सी जान पड़ती थी। मतलब इतनी वहां पर जगमगाहट हो गई थी कि मानो वहां पर तारे ही उतर गए हो। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक लिया। मतलब सर्दी के कारण रोशनियां मानो मर गई, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफेद पर्दे के पीछे छिप गए। मतलब ये भी जो तुरंत जो रोशनियां इतना दिख रही थी वो बादल के कारण, है ना, वो पूरी तरह से ढक गया था, छिप गया था। पास की वस्तु भी न दिखने लगी कोहरा से, मानो यह घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इस घने गहरी सफेदी में दब गए। मतलब नैनीताल तो वहां पर एकदम सफेदी में दब गया था। एक शुभ्र महासागर में फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ निर्भेद सफेद शून्यता की ओर फैली हुई। मतलब अचानक मौसम में परिवर्तन होने के कारण उसमें काफी घनघोर अंधेरा छाने लगा। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा वहां पर दिखने लगता है। ऐसा घना कोहरा हमने कभी ना देखा था। क्या नहीं देखा था? घना कोहरा उन्होंने कभी नहीं देखा था। इसमें जो आगे दिखा रहा है, हाँ, इसमें दिखाता है कि ऐसा घना कोहरा उन्होंने कभी नहीं देखा था। वह टप टप कर रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था। मतलब चारों तरफ एकदम सन्नाटा ही सन्नाटा पड़ गया था। वह परवाह न था जाने किस घोंसलों में जा छिपा। वह बृहदकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11-12 टन टन हो उठा, है ना। मतलब वो समय का घड़ी बजना शुरू हो जाता है, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला। दोनों मित्र छुट्टी लेकर चले गए और हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे ही था। मतलब उसके आगे थोड़ा सा पर दिखाई देता है उसका होटल। ताल के किनारे हम चल रहे थे। मतलब है ना, किनारे किनारे चल रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। मतलब भीग करके एकदम दरबतर हो गया था। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहाँ तो ऊपर से नीचे हवा में कण कण में बारिश हो रही थी। मतलब कोहरा के साथ इतनी ज़्यादा बर्फ थी, इतनी ज़्यादा वहाँ पर ठंड थी कि उनका जो कोट था पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि मानो बारिश के कारण भीग गई हो। इस सर्दी इतनी थी कि सोच कोट पर एक कंबल और
होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी, है ना, रास्ते के किनारे पर एक बेंच पड़ा हुआ था। मैं जी में बेचैन हो रहा था, उसका जी जो है ना मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। ठंड के कारण झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था। बरसात के मित्रों की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका पता न था, और वह कैसे क्या होगा इसका भी कुछ अंदाजा ना था। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठ ले। मतलब इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी, मतलब पैर हाथ सून पड़ जाने के कारण बोलते कुछ दिन हम लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं, फिर उसके पश्चात हम लोग आगे प्रस्थान करेंगे। हम उस चूते घोरे में रात में ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फीली सी ठंडी हो रही लोहे की पेंच पर बैठ जाता है वो लोग। 5 10 15 मिनट हो गए, मित्र उठने के इरादा ना मालूम हुआ। मैंने सिसका कर कहा, चलिए भी, अरे जरा बैठो भी। वो क्या करते हैं, आपस में ये वार्तालाप आगे बढ़ती है। और जब हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठ लिया गया तो उस जरा ना रहा, मतलब लाचार बैठे रहना पड़ा। सन से छुटकारा आसान ना था, या जरा बैठना जरा ना था, बहुत था। कहने का मतलब एक बार बैठ जाने के बाद फिर उठने का वहां पर मन नहीं कर रहा था। क्या नहीं कर रहा था, मन नहीं कर रहा था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कूद रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर में एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का, सिर के बड़े बड़े बालों का खुजलाता चला आ रहा था। नंगे पैर, नंगा सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए, पैर उसको न जाने कहाँ पड़ रहे हैं, और ना जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में कोई अगला न पिछला, न दायां न बायां, मतलब एक प्रकार से वो एक प्रकार से खोया हुआ कह सकता है। एक लड़का उसकी तरफ चलता आ रहा है। पास की चुंगी पर लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा कोई 10 बरस का होगा। इंपॉर्टेंट है कि लड़का का कितना बरस था, 10 बरस का होगा। गोरे रंग का, पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी रुखी है, माथा जैसी अभी कुछ झुर्रियां खा गया है। वह हमें न देख पाया, वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था। वह नीचे की धरती, ऊपर चारों ओर फैला हुआ कोहरा, ना सामने न तालाब, ना सबकी न दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था, मतलब उसके सामने जो कठिन परिस्थिति थी उसी को वो सोचते हुए आगे बढ़ रहा था। मित्र ने कहा, आवाज दी, ए। उसने जैसे जाग कर देखा और पास गया। तू कहाँ जा रहा है, वो लोग उसे पूछता है कि तू कहाँ जा रहा है। उसने अपनी सुनी आंखें फाड़ दी, मतलब सिर ऊपर उठाते हुए उन्होंने उनको देखा। दुनिया सो गई, तू क्यों घूम रहा है, वो लोग उससे पूछ रहा है। बालक मौन मुख, एकदम चुप, फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा, लड़का बोला, यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था, दुकान पर। आज वहाँ क्या क्यों नहीं, नौकरी से हटा दिया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं वो लाचार परिस्थिति कैसे उस चीज को कैसे सामना कर रहा है ना। नौकरी से हटा दिया, क्या नौकरी थी, सब काम 1 रुपया और जूठा खाना, मतलब उसको पैसा मिलता था, 1 रुपया और जूठा खाना उसको मिलता था। फिर नौकरी करेगा, बोलता है कि हाँ बाहर चलेगा, है ना, दोनों के बीच वार्तालाप होती है। बाहर चलेगा, हाँ आज क्या खाया था, कुछ नहीं, है ना। ये लड़का और वो व्यक्तियों के बीच में बातचीत हो रही है, कुछ नहीं, है ना। अब खाना मिलेगा, नहीं मिलेगा, यूं ही सो जाएगा, हाँ कहाँ, यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। कहता है कि बालक फिर आंखों में बोल मुख खड़ा रहा, मतलब बिल्कुल वो खड़ा रहा, मानो बोलती थी वह भी कैसी मूर्ख प्रश्न थी। मतलब वो जो पूछता था कि इन्हीं कपड़ों में, तो आप परिस्थिति को देख ही रहे हैं कि वो उसके पास कुछ नहीं है, तो मजबूरन में तो वही सोएगा, वैसे ही सोएगा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो है ना, वो एक प्रकार से यहाँ पर वो लड़का सोच सोच के परेशान है कि मतलब देख रहा है, फिर से हमसे पूछ रहा है। फिर यहाँ से पूछा कहाँ, है ना, बोलते माँ बाप है, बोलते कि कहाँ, 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया,
हाँ, बोलते क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया, वहाँ काम नहीं है, रोटी नहीं है, बाप भूखा रहता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, मतलब उसका एक और दोस्त था, कहता कि उसी गांव का, मुझसे बड़ा था, दोनों साथ यहाँ आए हैं, वह अब नहीं है। वो फिर पूछता है उसे, कहाँ गया? मर गया। मर गया? मर गया? हाँ, साहब ने मारा है ना, मर गया। किसने? साहब ने। कहने का मतलब है जिस दुकान में, जिस होटल में वो काम कर रहे थे, वहाँ का ये बात किया जा रहा है। अच्छा, हमारे साथ चल। वो लोग बोलता है कि ठीक है, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे। वकील साहब, वकील लोग होटल के ऊपर से कमरे में उतर कर आए, कश्मीरी दोसाला लपेटे, है ना, दोसाला मतलब वहां पर एकदम अच्छा अच्छा कपड़ा वो लोग लपेट के नीचे उतरा। मोजे चढ़े में, पैरों में चप्पल थी, सवर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही भी थी। आह, फिर आप कहिए, आपको नौकरी की जरूरत थी ना? देखिए यह लड़का है, कहाँ से ले आए इसे आप? वो लोग आपस में वार्तालाप कर रहा है कि आप इसको कहाँ से ले आए, कहाँ से ले आए, आप इसे जानते हैं? जानता हूँ, या बेईमान नहीं हो सकता है। मतलब हाँ, बोलता है कि हाँ, ये मैं जानता हूँ, ये बेईमान नहीं हो सकता है। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे गुल में छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से, लो जी, या नौकर लो। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। उसको मनाने का प्रयास किया जा रहा है ना, ताकि उसको 2 वक्त का रोटी और रहने के लिए घर मिल जाए। आप भी, आप भी जी, वह खूब हैं। एरे गेरे को नौकर बना लिए जाए, अगले दिन वह ना जाने क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं हैं, मैं क्या करूं, है ना, माने क्या खाक। आप भी जी, अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं, है ना। वो लोग कहता है कि ठीक है, अब हम सोने के लिए जाते हैं। और 4 रुपये रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। मतलब वो अब अपना अपना सोने के लिए चला जाता है। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर कुछ निराशा भाव से हाथ बाहर कर मेरी और देखने लगे। कहने का मतलब उसका जेब से कुछ नहीं निकला। पूछता है क्या है? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट हैं, 10 के ही शायद मेरे पास हैं, देखूं। सचमुच मेरे पॉकेट में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटाने उठते, कड़कड़ाते, सर्दी थी, मतलब एकदम पूरी तरह से भीगे हुए थे, उसका कपड़ा उपड़ा पूरी तरह से एकदम भीगा हुआ था। मित्र ने पूछा, तब क्या उपाय किया जाए? कहता है, मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो, है ना, वो लड़का को 10 का नोट ही दे दो। सब सक पका कर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। बोले कि अरे यार, बड़ा बिगड़ जाएगा, बजट बिगड़ जाएगा यार। हृदय में जितनी दया है, पास में उतनी पैसे तो नहीं है। मतलब हृदय बड़ा है, लेकिन पॉकेट में इतना पैसा नहीं है, तो जाने दो। यह दया की इस जमाने में बहुत है, मतलब दया ही इस जमाने में बहुत है। अब इसको मतलब देना नहीं चाहता है। मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता है, कल मिलना। यह होटल डी पास जानता है, कहीं कल 10 बजे ही मिलेगा। हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ हाँ हाँ, ढूंढ 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 दूंगा। तो जाओ। मतलब उसको अब वापस भेज दिया जा रहा है। बोलता है कि हाँ। ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा, है ना। एक मित्र जो है वो ठीक रहता है, लेकिन दूसरा उसको क्या करता है, देना नहीं देना चाहता है, साथ ही उसको एक अच्छा व्यवस्था की जगह में सोने नहीं देने चाहता है। बालक फिर उसी प्रेत गति से एक और बढ़ा और कुहासे में मिल गया। कहने का मतलब है वहां से वो लड़का चल जाता है और उसका कोई मदद नहीं करता है। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों पर पार कर बदन में तीर सी लगती थी। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर कितनी दयनीय स्थिति है। जब एक कोट पहना हुआ आदमी, इतनी ठंड इतनी ज़्यादा तेज है कि तीर के समान वो पार हो जाती है और ठंड लगती है, तो उस बालक का क्या होता होगा जो बिना कपड़ों के है, भींगा हुआ, भूखे प्यासे। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भाग्या भयानक शीत है, उसके पास कुछ कम बहुत कम कपड़े
है ना। यह संसार है यार, उसको बोलता है अपना दोस्त को, यह संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलोसफी सुनाई, चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी की चिंता करना। मतलब एक प्रकार से वो बोलता है कि पहले अपना देखो, उसके बाद दुनिया का हम लोग देखेंगे। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ, जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई कहो, ये सब क्या है? स्वार्थ है, बेहयाई है, निष्ठुरता है। दूसरे दिन नैनीताल, स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल की डी पब पर नहीं आया। कहने का मतलब है जो उसको बताया गया था कि उस जगह में अपना इतना समय में चले जाइएगा बाबू, तो हम आप लोग को वहाँ पर कुछ प्रबंध कर देंगे। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म करने को चले हुए। मतलब आदमी यहाँ पर घूमने के लिए आया हुआ रहता है, खाता है, पीता है, अच्छा खासा पहनता है, हंसता है, खेलता है, लेकिन एक गरीब के लिए न कपड़ा मिलता है, न रहने के लिए घर मिलता है, यहाँ तक तो खाने के लिए मिलता ही नहीं। यह है समाज। उस लड़के की आस लगाते बैठ रहने की जरूरत हमने ना समझी, मतलब उसको जरूरत नहीं समझा कि क्यों इंतजार करें। मोटर में सवार होते ही थे कि समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। दोस्त बहुत दुख होता है। मरने के लिए उसे कहीं जगह, वहीं बस 10 बरस की उम्र और वहीं काले चिथड़े की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा। दोस्त हम लोग देख सकते हैं कितनी मार्मिक तरीके से, चाहता तो वहां पर उसका मदद किया जा सकता था, मदद करने के बाद उसको बचाया जा सकता था, पर इंसानियत मर गई है। फिर आगे देखते हैं। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब का मुंह पर, छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने सब के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। और सब सुना और सोचा और अपना अपना भाग्य। ये था दोस्तों हमारी आज की प्रमुख कहानी, जो कि बहुत ही मार्मिक कहानी है। मिलेंगे दोस्तों जल्द ही ऐसे ही एक महत्वपूर्ण कहानियों के साथ। तब तक अपना ख्याल और अपना परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।